Good morning, everyone. Myself Nidhi. Today I stand in front of you all to present a PPT on the topic operating system. Firstly, I want to tell about my content. My content is about operating system. I want to discuss functions and components of operating system, types of operating system, its characteristics and its advantages and disadvantages. Firstly, we come to the topic of name of our topic. नेम ऑफ अवर टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर की जो कि सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है, जिसमें कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो दो पर्सन है हमारे पास, एक यहाँ पे सेकंड पर, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिया हमने, यहाँ पे एक सेकंड पर्सन लिया। इस वाले पर्सन को सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती थी, ठीक है, और सेकंड वाले पर्सन को हिंदी बोलनी आती थी। इन दोनों ने आपस में बातचीत करनी थी। इन दोनों को बीच में अब एक इंटरमीडिएट चाहिए होगा जिसके जरिए ये दोनों आपस में बात कर सकेंगे। तो उसमें इंटरमीडिएट में इन्हें अब एक कोई ऐसा पर्सन लाना होगा जिसे इंग्लिश भी आती हो और हिंदी भी आती हो। वैसा ही सेम काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। हमारे पास एक यूजर होता है जो कि कंप्यूटर या अपने किसी भी प्रोसेसर को रन करा रहा होता है, और दूसरा हमारे पास कोई भी हार्डवेयर होगा। इन दोनों को बीच में अब एक हमें इंटरमीडिएट चाहिए ताकि यूजर तो अपनी कोई भी लैंग्वेज यूज करेगा, पर जो हार्डवेयर है वो भी तो अंडरस्टैंड कर सके कि यूजर कमांड क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहे हो। तो उस इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं। अब ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट आ गया। अब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितनी भी एप्लीकेशन हम अपने उसमें रन कराना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल फोन्स में, वो यही कराएगा, ठीक है। जैसे कि अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें एक वर्ड था हमारे पास, तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया। सबसे जब हम अपने पुराने एंशिएंट टाइम में जाते हैं तो उसे कंप्यूटर चलाना था, तो जब उसे कंप्यूटर चलाना होता ना, तो तब तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता नहीं था। ऑपरेटिंग सिस्टम की रिसर्च तो अभी कुछ टाइम से हुई है। और वर्ड को ना बहुत बड़ी बड़ी कमांड्स लर्न करनी पड़ती थी। अब वो कमांड्स तो अब जो बंदा ज्यादा एजुकेटेड नहीं है वो ये चीजें कर नहीं सकता था। तो उसके लिए क्या हुआ, अपने टाइम को बचाने के लिए, लर्निंग को सबसे इजी करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन काम कर रहा होता है वो शेड्यूलिंग। जैसे कि हमने एक साथ एक कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करना स्टार्ट किया। जब हम उन टास्क को परफॉर्म कर देंगे, हमें ये तो है नहीं ना कि सारे रिजल्ट एक साथ ही मिल जाएंगे, एक एक करके तो रिजल्ट मिल रहा होगा हमें। तो वो कैसे शेड्यूल किया जाएगा कि कौन से टास्क का रिजल्ट पहले देना और कौन से का बाद में, तो वो कौन कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये उसकी खासियत है, वो शेड्यूलिंग कर रहा होता है। सेकेंड हम आते हैं इसकी मेमोरी मैनेजमेंट पे। अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कितना मेमोरी होगा, कैसे उसको स्टोर करके रखना, वो भी कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद हम अपने कंप्यूटर में या स्क्रीन वगैरह पे सिक्योरिटी लगा सकते हैं। वो भी हम किसकी हेल्प से लगा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम अपने फोन पे, कंप्यूटर पे, पीसी पे, किसी भी चीज पे कोई भी पासवर्ड नहीं लगा सकते। इसके बाद एक हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका काम कर रहा था, इंटरमीडिएट का। जब ये इंटरमीडिएट का काम कर रहा है तो ये दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन करा रहा है, तो यही इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी बन जाती है कि ये इंटरेक्शन कराता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। इसके बाद हम पढ़ते हैं फाइल मैनेजमेंट। जितनी भी फाइल्स हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर रखी है वो कौन संभाल के रखेगा, उन्हें स्टोर करके रखेगा, वो भी कौन कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम सिमिलरली पढ़ते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। अब हमारे डिवाइस को भी मैनेज करना पड़ेगा कि उसमें कहीं ज्यादा जो मतलब अनस्टोर्ड फाइल्स है या जो जैसे अपग्रेड होने के लिए आता है वो सब कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद एक लास्ट और सबसे जो इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं वो करते हैं एरर डिटेक्टिंग। हम कई बार लिखते समय टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है हमसे, उसके नीचे हमने देखा हमारे कंप्यूटर पे रेड लाइन आ जाती है, तो वो भी किसकी वजह से आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स पे, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमारे पास मेनली 5 टाइप्स आती हैं। पहले हम उनका एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि हमारे लिए उनको समझना इजी रहेगा। सबसे पहले आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम।
फिर उसके बाद हमारे पास आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ हमारे पास होता है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लास्ट हमारे पास होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इन सब के बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना मान लो 5-6 जॉब्स हैं, ठीक है। अब उनमें से जो 5 कैंडिडेट्स हैं उन्हें अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेजेस आती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 5 जॉब्स का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर होता है। अब ये जो 5 कैंडिडेट्स थे इन्हें अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेजेस आती है। हमने माना इसे C+ आती है, इसे भी C+ और इन तीनों को C++ आती है। अब ये ऑपरेटर क्या करेगा? ये ऑपरेटर का काम होता है सीपीयू तक सारे डाटा को कलेक्ट करके पहुंचाना। यहाँ हमारा सीपीयू है। अब इसका काम होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कि जितने भी लोग जिनकी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक साथ लाके सीपीयू तक पहुंचाना। ये क्या करेगा? ये सारे ऑपरेटर के साथ कनेक्ट होंगे। उसके बाद इन दोनों में सेम लैंग्वेजेस वाले कौन है? फर्स्ट और थर्ड। तो ये यहाँ पे एक बॉक्स बना लेगा, जो ये अपना डाटा दे रहा होगा उसमें ये फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को एक साथ कर देगा, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ अलग अलग चले जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड की रिक्वायरमेंट क्या थी कि उन्हें C+ लैंग्वेज आती थी, लेकिन जो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ थे उन्हें क्या आता था? C++। फिर वो इन दोनों डाटास को सीपीयू तक पहुंचाएगा। ये काम कर रहा होगा हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ने जितने भी हमारे जो जॉब्स थे सेम वालों को उनको एक साथ लाया और फिर सीपीयू तक पहुंचाया। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी होती है। वो क्या होती है कि अगर हमने किसी भी जॉब को एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद जो हमारा इंटरेक्शन है उस एप्लीकेशन के साथ, उस जॉब के साथ, वो बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। हम दोबारा से उस चीज को ओपन करके नहीं देख सकेंगे। ये हो गया हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम आते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से क्लियर हो रहा है, इसका नाम है टाइम शेयरिंग। यानी इसमें क्या हो रहा होगा? टाइम शेयर हो रहा होगा। वो कैसे होता है? मान लो हमने 5 प्रोसेसेस कराने हैं, इसको भी हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। सबसे पहले हमने 5 प्रोसेसेस लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पे ये सारे प्रोसेसेस का आपस में आके इंटरकनेक्शन हो रहा था, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस को भी सीपीयू करा रहा था, सीपीयू कराएगा सारे वर्क जितने भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं। जो फर्स्ट वाला था वो भी टास्क इसने परफॉर्म किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे इसी ने किए। सीपीयू क्या करता है? अपना एक टाइम फिक्स कर लेता है कि कोई भी टास्क हो मैंने उसको इतने सेकंड में करना है। जैसे कि लेट अस सपोज हमने एक एग्जांपल लिया कि सीपीयू ने डिसाइड कर लिया मैंने अपना हर टास्क 10 सेकंड में करना है, तो फर्स्ट वाला भी 10 में होगा, सेकंड भी 10 में होगा, थर्ड भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लो जो फर्स्ट वाला था वो सिंपल था 5+4, तो ये तो सीपीयू ने इमीडिएटली कर दिया, उसने अपने 10 सेकंड्स कंप्लीट नहीं लिए, उसने ले लिए 2 या 3 सेकंड्स, ठीक है। तो जो बाकी के उसके 7 या 8 सेकंड्स बचे वो उनको क्या करेगा? शेयर कर देगा बाकियों में, ठीक है। तो जो 8 सेकंड्स थे वो इन 4 में डिवाइड हो जाएंगे इक्वली, ठीक है। जिससे क्या होगा? अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस लॉन्ग होगा तो उसको कैलकुलेट करने में या उसको सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा हमारे सीपीयू के लिए। ये हो गई इसकी सेकंड टाइप टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम आते हैं थर्ड पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा? इसमें भी हमें नाम से क्लियर हो रहा है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि चीजों को बांट रहा होगा। अब हम ये देखते हैं बांटेगा कैसे। सबसे पहले हमने 4 कंप्यूटर्स ले लिए। इसमें क्या होता है? जो जितने मर्जी कंप्यूटर्स हो वो एक सेम नेटवर्क से ज्वाइन होते हैं। तो हमने फर्स्ट लिया A, B, C और D। यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क था। ये सारे जो कंप्यूटर्स होंगे ये इस नेटवर्क से भी कनेक्टेड होंगे और आपस में भी इंटरकनेक्टेड होंगे। ऐसा क्यों होगा? ताकि जितनी भी फाइल, जो भी टास्क हमने एक में परफॉर्म किया वो हम सब में परफॉर्म कर सके और सब में स्टोर कर सके।
जैसे कि ए ने कोई टास्क परफॉर्म किया तो वो वाला टास्क इस नेटवर्क के जरिए इन सभी के पास गया और इस नेटवर्क में भी स्टोर होगा, ताकि इन द केस अगर ए से वो टास्क डिलीट हो जाता है तो वो वापस रिस्टोर कर सकता है उसे। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करेगा अब हम पहले ये देखते हैं। मान लो ए प्रोग्राम चला रहा था कोई भी, वो प्रोग्राम बी के पास भी चलेगा, सी के पास भी चलेगा और डी के पास भी चलेगा। इसकी एक खासियत होती है, वो ये होती है कि अगर इन पांचों में से कई बार क्या होता है हम लोग एक ही स्क्रीन को ज्यादा यूज करते रहते हैं, तो मान लो हमने ए वाले मोड को ओवर यूज कर दिया तो क्या होगा, वो अब जो हम सेव नहीं कर पाए, हमारा जो लैपटॉप है वो बंद हो गया, तो उसको हम सेव कर पाएंगे बाकियों के जरिए, और जितना भी लोड होगा इस नेटवर्क के जरिए वो बाकी तीनों कंप्यूटर्स में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ताकि उसकी स्क्रीन ज्यादा देर तक चलती ना रहे। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी आया, वो क्यों आया कि मान लो अगर ये वाला नेटवर्क भी हमारा स्प्रेड हो गया तो फिर तो ये इनमें से कोई भी रन नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा मेन नेटवर्क ही स्प्रेड हो चुका है, तो बाकी के चार आपस में कनेक्ट रह के भी क्या कर लेंगे, जिससे वो मेनली कनेक्ट थे वो तो ब्रेक हो गया। अब हम इसकी 4 टाइप पढ़ेंगे नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे 3 टाइप्स हो गए हैं। फोर्थ है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ कुछ काम डिस्ट्रीब्यूटेड जैसा होता है, जैसे कि उसमें हमने देखा था कि हमारे जितने भी कंप्यूटर है, जितनी भी स्क्रीन थी, सारी आपस में भी इंटरकनेक्टेड थी और नेटवर्क के साथ भी। वैसे ही नेटवर्किंग में भी क्या होगा, हमारे पास एक सर्वर होगा, ठीक है, उसको हम जितने चाहे उतने कंप्यूटर से ज्वाइन कर सकते हैं। हमने 5 से कर लिया, 1 2 3 4 एंड 5, हमने इन पांचों से इस सर्वर को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, उसमें क्या हो रहा था कि हम एक टास्क अगर एक पे परफॉर्म कर रहे थे तो वो सब पे परफॉर्म हो रहा था, लेकिन नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होगा। नेटवर्किंग में सारे काम तो अपना अपना करेंगे और अपना अपना ही स्टोर कर पाएंगे, लेकिन आपस में इजीली शेयर कर पाएंगे। ये किसकी वजह से, सर्वर की वजह से, क्योंकि इनके पास एक सर्वर है जिसकी वजह से ये इजीली शेयरिंग कर सक रहे हैं, फाइल्स की, ऑडियोज की, वीडियोज की, ये जितने भी हमारे फोल्डर्स हैं उनकी भी। ये हो गई नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एक डिसएडवांटेज आएगी अब दोबारा से, अगर मान लो हमारा ये वाला सर्वर ही क्रैश कर गया, फिर हम क्या करेंगे। सर्वर क्रैश हो गया मतलब इनका कनेक्शन टूट गया, अब कोई भी फाइल इजीली शेयर नहीं हो पाएगी, उसको हम दोबारा से, मतलब अगर एक से डिलीट हो गई तो हम दोबारा वापस भी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हम सर्वर क्रैश हो गया था, हम आगे सेंड ही नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम किसी और से दोबारा वापस ले ले। ये हो गया हमारा नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो थी 4th टाइप। अगर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि मान लो हमारे पास कोई भी, हमने कुछ भी डाटा दिया हमारे सीपीयू को, ये उसका हमें क्विक रिस्पॉन्स देगा इमीडिएटली इन सम मिली और नैनो सेकेंड में। ठीक है, एकदम से हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब इसको हम यूज देखते हैं, ये वाले ना काफी जगहों पे यूज हो जाते हैं जहां पे हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। जैसे कि हमने एक मिसाइल भेजी स्पेस में, अब जो जो स्पेस में हो रहा है हमें उसका एकदम से क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, तो उसके क्विक रिस्पॉन्स के लिए हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे होंगे, रियल टाइम का। ठीक है, ऐसे ही हॉस्पिटल्स में होता है, जब भी हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने जाते हैं, जो डॉक्टर होता है वो हमें रिपोर्ट चाहे बाद में देता है, पर लेकिन खुद तो वो साथ के साथ देख लेता है ना, एकदम से क्विकली रिस्पॉन्स मिल जाता है उसे। वो भी किसकी हेल्प से होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसको वैसे तो लोग यूज करना चाहेंगे क्योंकि एकदम से क्विकली रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन इसको यूज कर क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ये इसकी डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से इसका लोग कम यूज करते हैं। और जिसका मेनली यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, नासा में होगा क्योंकि साइंटिफिक इंजीनियरिंग सेंटर्स पे होगा, क्योंकि हमने देखा क्विकली रिस्पॉन्स दे रहा है। मिसाइल सिस्टम से हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा, नासा में हो रहा है, इसरो में हो रहा है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है। ये हमने देख लिया टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी सारी टाइप्स कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं इसके कंपोनेंट्स पे।
कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा था, हमारी जितनी भी मेमोरी है उसको स्टोर करके रख रहा है, उसको प्रॉपरली जैसे जैसे उसके इंस्ट्रक्शन है वैसे वैसे प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि इसका सबसे पहला कंपोनेंट बना मेमोरी मैनेजमेंट, ये मेमोरी को मैनेज कर रहा है। अब मैंने आपको बताया कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे रन कर पा रहे हैं किसकी हेल्प से, ऑपरेटिंग सिस्टम की। यानी कि इसका एक और फीचर आया, ये प्रोसेस भी मैनेज कर रहा है सारों की, जो जो प्रोसेसिंग हो रही है उसको भी मैनेज कर पा रहा है इजीली। तो इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बना हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे कंप्यूटर में, उनको भी मैनेज करके रखना पड़ेगा। सभी चीजों के लिए इंटरमीडिएट कौन बन रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को भी कौन मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमारे पास होता है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें यहीं से क्लियर होगा कि अगर नेटवर्क को यही मैनेज कर रहा है तो इसकी एक कंपोनेंट ये भी बन जाएगा। फिर यूजर इंटरफेस, यानी कि जो हम यूजर जिस भी कंप्यूटर को लैपटॉप को यूज कर रहे हैं हमारा एक इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि हम एक उससे बात कर पा रहे हैं, मतलब हम बोल के दे पा रहे हैं तो वो भी एक बात करना हुआ, तो इसीलिए वो हमारी इंटरेक्शन हो रही है, उससे बात हो रही है, ये भी किसमें आ जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब हम देखते हैं कि कुछ डिवाइस जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना नेसेसरी है, जैसे कि सबसे पहले कंप्यूटर हम लोग मोस्टली होते हैं, फोन भी आजकल सबके पास है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से रन कर रहे हैं। 3D टेलीविजन आते थे वो भी इसी वजह से रन कर रहे हैं, वीडियो गेम्स आती है वो भी इसी वजह से रन कर रहे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंक से वगैरह में एटीएम लगा होता है वो भी इसी की वजह से रन कर पा रहा होता है। अब हम इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। हमारे पास कुछ एडवांटेजेस है ऑपरेटिंग सिस्टम की और कुछ डिसएडवांटेजेस है, हम दोनों के बारे में थोड़ा इंट्रो लेंगे। अब सबसे पहले एडवांटेज, इसको हम इजीली यूज कर पा रहे हैं, यानी कि इजी टू यूज है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि पहले के टाइम पे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जब नहीं होता था तो उसे रन कराने के लिए हमें काफी बड़े बड़े कमांड्स लर्न करने पड़ते थे। तो उन कमांड्स के लिए अब हमें कुछ इजी प्रोसेस चाहिए था। वो इजी प्रोसेस क्या आया, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो इसलिए ये क्या हो गया, इजी टू यूज। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी कि जो भी इंटरेक्शन होगी यूजर और कंप्यूटर के बीच में वो कौन करा रहा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी जो दूसरी एडवांटेज बनी वो ये बन गई कि ये एक इंटरमीडिएटर है यूजर के बीच में भी और हार्डवेयर के बीच में भी, और सिमिलरली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में भी। फिर हम इसकी थर्ड एडवांटेज आते हैं कि हमें कहाँ फायदा दे रहा है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, 2 पर्सन थे हमारे पास, एक को इंग्लिश आती थी दूसरे को हिंदी आती थी, दोनों में इंटरेक्शन के लिए हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए हुआ जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हो ताकि वो उनकी कम्युनिकेशन को इजी बना सके। वैसे ही हमें अगर यूजर को और कंप्यूटर को आपस में इंटरेक्शन करनी है तो उसके लिए उन्हें भी तो कुछ चाहिए होगा, पर लेकिन हमारा वो काम इजी किसने कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम में। हमें कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि नो नीड टू लर्न एनी टेक्निकल लैंग्वेज। फिर उसके बाद अब हर प्रोग्राम को रन करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए था, तो हमने क्या देखा उसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जितने भी प्रोग्राम्स को हम रन करा रहे हैं उनको किसी प्लेटफॉर्म की नीड थी, वो प्लेटफॉर्म कौन बना, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एक प्लेटफॉर्म है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये हो गई इसकी एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। इसकी डिसएडवांटेज में क्या होगा कि अगर हम कोई भी सिस्टम को रन करा रहे हैं, उसमें वर्क कर रहे हैं, अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अफेक्ट हो गया, उसमें कुछ दिक्कत आ गई जिसकी वजह से वो रन नहीं कर पा रहा है, तो हमारा उसको सही कराने के लिए जितना भी डाटा स्टोर होगा हमारे कंप्यूटर में, पीसी में, लैपटॉप में, वो सारा हमें लूज करना पड़ेगा, वो सारा डिलीट हो जाएगा। यानी कि इफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अफेक्टेड देन यू मे लॉस all its stored content। ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम
बारे में काफी डीपली स्टडी किया। अब हम इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम से, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन है सॉफ्टवेयर की जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है और जो यूजर्स हैं उन्हें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड हमने पढ़ा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने मेनली पढ़ा ये शेड्यूलिंग कर रहा होता है, मेमोरी मैनेज कर रहा होता है, सिक्योरिटी हम जितनी भी लगा पा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, इंटरेक्शन कर पा रहे हैं यूजर और इंटरफेस आपस में, उनका भी यही कारण बनता है, डिवाइस मैनेज हो पा रहा है इसी की वजह से, फाइल मैनेजमेंट हो रही है इसी की वजह से, जितनी भी एरर डिटेक्टिंग हो रही है कंप्यूटर में वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। फिर हमने इसकी फाइल टाइप्स पढ़ी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े कि इसमें क्या क्या आ रहा होता है। उसमें हमने देखा मेमोरी मैनेजमेंट आ रही थी, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अलग अलग मैनेज करना, नेटवर्क को मैनेज करना, नेटवर्क की सर्विस देखना कि वो कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और जितनी भी इंटरेक्शन हो रही है यूजर और हार्डवेयर के बीच में उसे देखना। फिर हमने कुछ डिवाइसेस देखे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। उसमें हमने देखा कंप्यूटर है, फोन है, वीडियो गेम्स है और एटीएम है। फिर हमने इसकी एडवांटेज पढ़ी कि इसको यूज करना बहुत इजी है, ये हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इंटरेक्शन करा रहा होता है, हार्डवेयर और यूजर की इंटरेक्शन करा रहा होता है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम रन कराने के लिए किसी भी टेक्निकल लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, सारे प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए प्लेटफॉर्म बन रहा है। और फिर हमने इसकी एक डिसएडवांटेज देखी कि अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कारण से अफेक्ट हो जाता है तो हमारा जितना भी स्टोर कंटेंट होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।